नमस्ते। जोहार। आज इनकम टैक्स सब्जेक्ट के अंदर अगला टॉपिक को देखते हैं। अगला टॉपिक है हमारा कि कुल आय की गणना, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। कोई व्यक्ति, कोई फर्म, उसका टैक्स लायबिलिटी क्या होगा, उसका कैसे कंप्यूटेशन करेंगे, और भारतीय आयकर अधिनियम 1961 में क्या प्रावधान है उसकी बात करेंगे। सबसे पहले कि कुल आय की गणना और व्यक्ति HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली फर्म की कर देयता को भारतीय आयकर अधिनियम 1961 के प्रावधानों के तहत निर्धारित किया गया है। इसमें आय के विभिन्न स्रोतों को एकत्र करना, अनुमत कटौतियों को लागू करना और कर की दरों के अनुसार कर की गणना करना शामिल है। तीनों चीज़ क्लियर है। अब हम लोग एक एक करके देखते हैं। पहला है कुल आय की गणना कैसे करेंगे, क्या स्टेप्स है टोटल इनकम कंप्यूट करने का। तो सबसे पहले हम लोग इसके लिए जानेंगे कि आय के स्रोतों के बारे में, कि कहाँ कहाँ से किसी को आय प्राप्त हो सकता है। आय के 5 स्रोत प्रमुख रूप से माने गए हैं। पहला क्या है? पहला जो स्रोत है वह है सैलरी, वेतन, इनकम फ्रॉम सैलरी। ये नियोक्ता से जो रखा हुआ है, हमको नियुक्त किया है, उससे प्राप्त होता है जो वेतन। इसके अलावा उसके भत्ते और परक्विजिट्स जो भी प्राप्त होते हैं, वे सारे चीज़ आय के अंतर्गत आते हैं। दूसरा है मकान और संपत्ति से आय, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, जैसे किराया से आय हो सकता है, और अपना ही ऑनरशिप में जो घर है उस पर जो ब्याज कटौती है वो अपना ही घर पे अगर हम क्या किए हैं उस पे लोन पे लिए हुए हैं, तो लोन पे लिए हुए हैं तो उसके लिए जो ब्याज चुकाते हैं, तो किराए से आय या स्व स्वामित्व वाले घर पर ब्याज कटौती। तीसरा है व्यवसाय से या पेशे से आय, इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। इसमें क्या हो सकता है, कोई व्यवसाय हम किए तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है उससे हमें मुनाफा भी हो सकता है और नुकसान भी हो सकता है। तो अगर नुकसान होगा तो हमारा ग्रोस इनकम में वो घट जाएगा, और मुनाफा होगा तो ग्रोस इनकम हमारा बढ़ जाएगा। उसके बाद आता है पूंजीगत लाभ, कैपिटल गेन, जिसका हम लोग पिछले चैप्टर में बात किए थे। कोई संपत्ति को बेचने से जो हमको गेन प्राप्त होता है, ये भी 2 तरह का होता है, हम लोग देखे थे, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। उसके बाद से अन्य स्रोतों से भी आए हम लोग देख लिए, जैसे ब्याज है, डिविडेंड है, उपहार है, और अन्य विविध तरह से। तो ये 5 तरह के चीज़ें हैं जिनसे हमें आय हो सकती है। वेतन से, मकान या संपत्ति से आय, व्यवसाय या पेशे से आय। पेशा भी हम लोग देखे थे कि कोई वकील है, डॉक्टर है, एक्सपर्टी किसी को है, उसके तहत जो आय प्राप्त करता है। और पूंजीगत लाभ से, ये 2 तरह का होता है, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। और अन्य स्रोतों से आय, अन्य स्रोतों में जिसको वो 4 ऊपर के 4 में से किसी में नहीं रखा गया है, तो ब्याज, डिविडेंड, उपहार और अन्य विविध हो गया। सकल कुल आय, ये पांचों, अगर यदि कोई आदमी है जिसको सैलरी से भी इनकम होता है, उसका घर या संपत्ति से भी होता है, उसका अपना कोई प्रोफेशन अगर चल रहा है, कोचिंग चला रहा है, या किसी को कोई लीगल प्रैक्टिस कर रहा है, किसी को एडवाइस दे रहा है, इस तरह से चीज़ें हो सकती है। कोई हो इक्विटी खरीद के रखे हुए है, उसमें शेयर्स में उसको डिविडेंड प्राप्त हो रहा है, या उसको बेच करके शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म गेन कर रहा है, तो ये सारा चीज़ हो सकता है। तो विभिन्न स्रोतों से जो आय होता है वो सबको क्या किया जाता है, इसको हम जब इनकम टैक्स के लिए अपनी इनकम की जब गणना करते हैं, कंप्यूटेशन करते हैं, तो वो सभी तरह के आय को शामिल किया जाता है। कटौतियाँ क्या है, डिडक्शन कहाँ कहाँ होता है, तो हम लोग देखेंगे इनकम टैक्स एक्ट के जो धारा है 80C से लेकर के 80U तक, 80C से लेकर के 80U तक विभिन्न तरह का किस धारा में किस चीज़ के लिए छूट होगा उसका प्रावधान किया गया है। जैसे बचत और निवेश। बचत और निवेश क्या है,
जैसे सरकार का कुछ ऐसा पॉलिसी होता है कभी कि आप अगर पीपीएफ में पैसा जमा कीजिएगा, एनएससी लीजिएगा, जीवन बीमा का प्रीमियम, तो उसमें क्या होता है, जो ओल्ड रिजिम था, जैसे इनकम टैक्स का अभी न्यू रिजिम आ गया है, तो आयकर गणना का जो पुरानी प्रणाली थी उसमें विशेष रूप से ये प्रावधान किया गया था कि आप अगर यदि पीपीएफ, एनएससी, जीवन बीमा ये सब में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको छूट मिलेगा। उसके बाद चिकित्सा बीमा, कोई हेल्थ इंश्योरेंस कोई लिए हुए है तो उसको धारा 80D के तहत छूट मिलता है। शिक्षा ऋण का ब्याज, कोई हमारा आश्रित है, कोई अपना बच्चा है, वो क्या कर रहा है, पढ़ रहा है कहीं पर, उसके लिए हम एजुकेशन लोन लिए हुए हैं, तो धारा 80E के तहत उसको शिक्षा ऋण से क्या जो ब्याज दे रहे हैं वो क्या होगा, शिक्षा ऋण का ब्याज है वो कर मुक्त हो जाएगा, उसको डिडक्ट कर सकते हैं हम लोग। दान, धारा 80G के तहत हम किसी को डोनेट करते हैं, कोई ऐसा जिसको कोई एनजीओ है या कोई ऐसा उपक्रम है जिसको 12A का सर्टिफिकेट इनकम टैक्स के द्वारा निर्गत है, तो उसको क्या होगा, वो दान जो है, वो चैरिटेबल कोई ट्रस्ट है, उसको हम दान किए हुए हैं, तो जितना हम अमाउंट दान किए हैं वो टोटल इनकम से डिडक्ट कर दिया जाएगा, तब उसका इनकम टैक्स का कंप्यूटेशन होगा। शेष आय को ही टोटल इनकम कहा जाएगा। जो ये सारा चीज़ करके जो बचता है, विभिन्न तरह के डिडक्शन के उपरांत जो आय बच जाएगा वो कुल आय है, और उस पर फिर क्या होगा, इनकम टैक्स का ये गणना किया जाएगा। अब देखते हैं आय का संयोजन और नुकसान का समायोजन, एग्रीगेशन ऑफ इनकम एंड सेट ऑफ लॉसेस। तो सेट ऑफ लॉसेस क्या है और एग्रीगेशन ऑफ इनकम क्या है। सबसे पहले एग्रीगेशन ऑफ इनकम देखते हैं कि यदि कोई व्यक्ति या फर्म अन्य स्रोतों से भी आय अर्जित करता है तो इसे कुल आय में जोड़ा जाएगा, जैसा कि हम लोग पहले बात किए। और छूट योग्य आय, जैसे कृषि से आय, अगर वो भी हम दिखाए हैं तो उसको अलग करना होगा जब हम टोटल इनकम को ये कर रहे हैं, काउंटिंग कर रहे हैं। तो अदर इनकम को जोड़ देंगे, अगर हम टोटल इनकम दिखाए हैं उसमें जो कुछ बच रहा है कुछ और स्रोत, उसको जोड़ देंगे, और कुछ ऐसा स्रोत से हम आय दिखाए हैं जो जिस पे टैक्स नहीं लगता है तो उसको निकाल देंगे, जैसे कृषि से आय। और फिर क्या होगा, तो ये कहलाएगा एग्रीगेशन ऑफ इनकम। सेट ऑफ लॉसेस क्या है, नुकसान का समायोजन क्या है, तो समान श्रेणी का समायोजन एक होता है जिसमें क्या है, व्यवसाय से हुए नुकसान को व्यवसाय के लाभ से समायोजित किया जा सकता है। कहीं पर हमको लॉस हुआ, कहीं पर लाभ हुआ, तो दोनों को हम क्या करेंगे, एडजस्टमेंट करेंगे, सेट ऑफ किया जाता है और ये समायोजन किया जाता है। लेकिन अगर सेम व्यवसाय में अगर ऐसा होता है, अगर अलग अलग श्रेणी का ये है, मान लीजिए कि हमको लॉस हुआ शेयर बाज़ार में और फ़ायदा हुआ हमको अपना कोई प्रोफेशन जो कर रहे हैं उसके द्वारा, तब क्या करेंगे, पूंजीगत लाभ का नुकसान केवल पूंजीगत लाभ से समायोजित होगा। ये यहाँ पर साफ किया हुआ है, पूंजीगत लाभ का अगर नुकसान है, अगर किसी तरह के कैपिटल गेन हम करने के चक्कर में लॉस किए हैं तो हम उसका भरपाई हम उसको समायोजित करना चाहेंगे, दूसरा वाला से तो नहीं होगा। वो जब भी होगा तो कैपिटल गेन करने के चक्कर में जो लॉस हुआ है, तो कैपिटल गेन जब होगा तब उसी से क्या होगा, उसको हम समायोजित कर सकते हैं। नुकसान को आगे बढ़ाना, अब क्या है कि हमको इस साल नुकसान हो गया और फिर क्या है, हम अगले बार जो है सो हमको फ़ायदा हुआ अगला साल में, अगला फाइनेंशियल ईयर में, और हमको उस समय टैक्स देना पड़ सकता है। तो एक क्या है, उसको कैरी फॉरवर्ड, हम अपने नुकसान को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, यदि नुकसान का पूरा समायोजन नहीं हो पाया इस साल, तो इसे अगले 8 वर्षों तक हम कैरी फॉरवर्ड करके चल सकते हैं कि अपने कैपिटल गेन में, कि अगर हमको पिछले साल नुकसान हुआ था या पिछले 3 साल 4 साल पहले हमको नुकसान हुआ, तो उसको हम कैरी फॉरवर्ड करते आए हैं और इस साल हमको फ़ायदा हुआ तो हम उसको समायोजन कर सकते हैं। तो ये नुकसान को आगे बढ़ाना है या कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस है। अब व्यक्ति, इंडिविजुअल या HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली और फर्म की टैक्स लायबिलिटी क्या होगी उस पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले इंडिविजुअल का क्या है कि स्लैब दरों के आधार पर टैक्स लगाया जाता है।
सबको पता है स्लैब दर क्या है कि हमारा जो इनकम है एनुअल इनकम उसमें 2,50,000 रुपया तक स्टैंडर्ड डिडक्शन होता है। 2,50,000 से 5 लाख अगर यदि हमारा इनकम है तो 2,50,000 से जो भी ज़्यादा है 5 लाख तक उस पर 5% टैक्स लगेगा। और 5 लाख 2,000 हम लोग पहले देखिए 2,50,000 तक, 2,50,000 से ज़्यादा जहाँ होगा यानी 2,50,000 एक रुपया से लेकर के 5 लाख रुपया तक क्या होगा 5%। 5 लाख एक रुपया से 10 लाख रुपया तक 20%, 5% से सीधे 20% हो जाएगा, ठीक है। और 10 लाख रुपया से ऊपर अगर किसी का इनकम है 10 लाख एक रुपया या उससे ज़्यादा है तो उस पर 30% है। हिंदू अविभाजित परिवार, कर की दरें व्यक्ति के समान होती है। HUF या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को संयुक्त परिवार के रूप में देखा जाता है। फर्म क्या है? फर्म पर 30% फ्लैट कर दर लागू किया जाता है। अधिभार जिसको सरचार्ज भी बोलते हैं और स्वास्थ्य व शिक्षा उपकर हेल्थ एंड एजुकेशन सेस अतिरिक्त रूप से जोड़ा जाता है। टैक्स के अलावा फर्म पर 30% जो है फ्लैट दर एक दर से टैक्स लगाया जाता है और सरचार्ज और स्वास्थ्य और शिक्षा पर उपकर या उसको बोलते हैं हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, ये अतिरिक्त रूप से जोड़ा जाता है। अब हम लोग एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं कि एक आदमी है जिसका वेतन है वेतन से आय है 8 लाख रुपया एनुअल इनकम, मकान और संपत्ति से भी उसको 2 लाख रुपया प्राप्त होता है। कुछ व्यवसाय वो करता है उसमें उसको 1 लाख रुपया नुकसान हुआ और ATC के तहत वो 1,50,000 रुपया कटौती करता है। ATC में हम लोग देखे थे कि कोई इंश्योरेंस वगैरह से में वो पैसा जमा करता है तो इस तरह का उसको छूट दिया गया मान लीजिए, तो 1,50,000 रुपया उसमें कटाता है। अब क्या होता है कि सकल कुल आय उसका क्या होगा, तो 8 लाख रुपया वेतन से, 2 लाख रुपया घर से कि नहीं, और 1 लाख रुपया का उसको कैपिटल गेन के दौरान नुकसान हुआ। तो इस तरह से टोटल उसका इनकम हो गया 9 लाख रुपया। 8 दूनी 10 माइनस 1 9, कटौती के बाद उसका 9 लाख रुपया है। 9 लाख रुपया में 1,50,000 जो है सो क्या होगा, 1,50,000 जो है सो स्टैंडर्ड डिडक्शन, 1,50,000 रुपया जो है वो माइनस हो जाएगा। तब कितना बचेगा, ATC के तहत 1,50,000 रुपया अगर वो इन्वेस्ट किए हुए हैं तो वो माइनस हो जा रहा है। 1,50,000 पूरा वो किए हुए निवेश किए हुए तो 7.5 लाख रुपया हो गया। अब उसका टैक्स का गणना होगा। 2,50,000 तक कोई पैसा नहीं लगेगा, 2,50,000 से 50,001 से 5 लाख तक इसमें 5% के दर से उसका लगेगा 12,500 रुपया। अब क्या है, 5 लाख 1 रुपया से 7,50,000 तक उसको 20% देना होगा, यानी इसका जो हो जाएगा वो 50,000 रुपया हो जाएगा। तो 50,000 और 12,500 टोटल हो गया 62,500। 62,500 का प्लस 4% जो हम लोग देखे थे एजुकेशन सेस, हेल्थ सेस, ये सब लगता है 4%, ये मिला देंगे तो हो जाएगा 2,500। 62,500 प्लस 4% तो ये हो जा रहा है 65,000। 65,000 हो गया, 4% उपकर लगाते हैं, शेष वगैरह लगाते हैं तो इस तरह से इनकम टैक्स अगर यदि किसी को भरना होता है तो उसका हम कैलकुलेशन करते हैं। निष्कर्ष क्या निकल रहा है कि कुल आय की गणना सभी आय स्रोतों से और अनुमत कटौतियों को ध्यान में रख करके किया जाता है। नुकसान का समायोजन और आगे बढ़ाने का प्रावधान कर देयता को कम करने में सहायक होता है और व्यक्ति, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली और फर्म के लिए कर का प्रावधान सेम नहीं है, डिफरेंट है, अलग अलग है। तो आज इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग ऐसे देखते रहें और आप ज़रूर बताएं, अपना फीडबैक दें कि और बेहतर हम वीडियो को कैसे बना सकते हैं।